नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हफ्ते की शुरुआत आपके लिए खास फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज के साथ, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपके पास मुनाफा कमाने का ज़्यादा मौका है और कहां पर वक्त आ गया है कि अपने पोर्टफोलियो में से आप कर लें मुनाफा वसूली। तो बेहद खास पेशकश जहां पर इक्विटी, रियल एस्टेट, सोने और आपके तमाम तरह के निवेश विकल्पों पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। चलिए शो की भी शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बात होगी आज शो में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मौका है मुनाफा वसूली करने का। जिस तरह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, 8 साल के लॉक इन से पहले अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं और क्या यहाँ पर पैसे निकालने का सही वक्त है, बारीकी से इस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ शो में आगे। और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अगर आपको अपनानी हो तो कैसे आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी निवेश की अवधि का ख्याल रखना होगा। साथ ही बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जब भी आप प्लानिंग करने के बारे में सोचते हैं, भले ही पढ़ाई लिखाई हो या शादी हो, किस किस तरह के निवेश विकल्प आपके काम में आ सकते हैं। और साथ ही जो निवेशक बहुत कम जोखिम उठाना चाहते हैं या बिल्कुल जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए क्या हो सकती है निवेश की रणनीति, हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे। और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते अब आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या रणनीति बनानी चाहिए, भले ही इक्विटी में हो या फिक्स्ड इनकम में हो। इस तरह की कटौती के बाद आपके किस तरह के निवेश पर पड़ेगा, किस तरह का असर, आज जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही क्योंकि हमारे शो में हम सवाल जवाब का एक सेशन रखते हैं जहां पर हमारे जो दर्शक हैं वो अपने लाइव सवाल हम तक पहुंचाते हैं और पूछते हैं। सवाल आपके इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेकर हों, अपने सवाल आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं, 9619873567 हमारा खास व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाएं। और यूट्यूब पर शो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो हर पैमाने पर बात होने वाली है आज शो पे, लेकिन शुरुआत करेंगे दर्शकों के सवाल जवाब के साथ। और मेरे साथ जुड़ गए हेमंत की CEO वाइस इन्वेस्ट। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राहुल त्रिपाठी। राहुल नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और राइट, मेरे ख्याल से यहाँ पर फोन लाइन कट गई है, लेकिन इन्होंने कुछ 6 स्कीम्स में निवेश कर रखा है। अगर इनका पोर्टफोलियो हम स्क्रीन पर लेकर भी आए, 23,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, 3,000 रुपए PPF में डाल रहे हैं और अपने SIP को ये स्टेप अप भी कर सकते हैं 7 से 10% सालाना। और लक्ष्य इनका अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर है, पढ़ाई लिखाई और रिटायरमेंट। और ये लगभग 12 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहते हैं बेटे की पढ़ाई के लिए, 16 साल के बाद चाहिए इनको 1 करोड़ और उसके बाद 25 साल के बाद चाहिए 6 करोड़ खुद के रिटायरमेंट के लिए। और हमारे साथ राहुल फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। राहुल, अपने फंड्स के नाम बताइएगा जिन्होंने आपने निवेश किया हुआ है। और राइट, राहुल, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, मोतीलाल का मिड कैप है, ICICI नास्डैक, कैनरा और इमर्जिंग इक्विटी आपके पास है, एक्सिस का स्मॉल कैप है। यही फंड है कि इसमें कुछ एडिशन भी है? बस यही है। आपका एक्सिस स्मॉल कैप में कितना निवेश है? 45,000 का निवेश है कि 4500 का निवेश है? मेरे ख्याल से ये हमें ठीक करना होगा। 4500 का है, इसको प्लीज ठीक कीजिए। 4,500, ठीक है। और राइट, तो कुल मिला के आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये 23,000 रुपए है, राइट? ओके, आपके गोल्स भी हमारे पास हैं और आपने काफी क्लियरली डिफाइन किया है अपने गोल्स को समय के हिसाब से। झटपट हेमंत सर से एक राय लेंगे और बाद में बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हेमंत जी, फंड मिक्स तो ठीक लग रहा है? हाँ जी कविता, आई थिंक इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो
इनके जो तीनों गोल्स हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई है, खुद की रिटायरमेंट है, जिसका उन्होंने टाइम होराइजन बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो एक तो पहला वो एस्पेक्ट है कि देखना है कि इनके तीनों गोल्स पूरे होते हैं कि नहीं, और अगर पूरे होंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ऑफकोर्स उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने फंड जो चुने हैं वो सही है कि नहीं। तो अगर हम इनके तीनों गोल्स को देखें कविता, यहाँ पे अलग अलग समय है, टारगेट्स अलग अलग है, बट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो तीनों गोल्स का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है वो 10,000 आता है। साथ ही जैसा उन्होंने कहा है कि 7 से 10% भी अपनी SIP को स्टेप अप कर सकते हैं, तो वहां पे उनको अपनी SIP को 10,000 से स्टेप अप 10% से स्टेप अप करने की जरूरत है। 30,000 की इन्वेस्टमेंट टोटल, 10,000 तीनों गोल्स के लिए फॉर ईच ऑफ द गोल्स, और 10% से स्टेप अप करना है, जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है, तीनों जो अलग अलग गोल्स हैं उसके हिसाब से। अब इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो SIP से है 23,000, PPF में वो कर रहे हैं 3,000, और जैसा मैंने कहा कि कुल रिक्वायरमेंट है वो 30,000 की। अब चूंकि यहाँ पे मैंने 12% का एनुअल रिटर्न मान के चला हूँ, और ऑब्वियसली PPF में उतनी रिटर्न उनको नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल मुझे लगता है ब्रॉडली इनको 5,000 रुपीज से अपनी SIP बढ़ाने की जरूरत है। कुल मिला के अभी 26,000 की इन्वेस्टमेंट है हर महीने, 5,000 और इन्वेस्ट करेंगे, वो भी इक्विटी फंड में SIP से, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, इनके जो ब्रॉडली जो फंड है वो अच्छे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है, बट मुझे लगता है 2 फंड ऐसे हैं जहां पे अगर ये बदलाव करने का सोचे तो शायद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है उनके पास, उसके सामने उसी कैटेगरी में लार्ज एंड मिड में अगर ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी देखें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। दूसरा, आपने भी जिस फंड की बात की कि एक्सेस स्मॉल कैप जो है, इसमें वो 4,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप एज ए सेगमेंट, ऑब्वियसली स्पेशली जो इनके रिटायरमेंट का जो गोल है वहां पे लंबा समय है, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में वो काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर मुझे लगता है इससे बेहतर फंड है तो एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक्सेस की जगह में। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि 2 बदलाव कर सकते हैं, और ब्रॉडली जैसा मैंने कहा 5,000 रुपीज से जो SIP बढ़ाए वो भी एग्जिस्टिंग फंड में ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 बदलाव करने के बाद उनका एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है, जिसमें मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ समय तक इनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो जो बदलाव यहाँ पर बताए गए हैं वो आपको अमल में लाने हैं, और 2 फंड से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, उनको रिप्लेस करना है आपको। जो अदर रिकमेंडेशंस आपको दी गई हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर कंसिडर करने की सलाह दी गई है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत होगी अगर आप अपने सभी लक्ष्यों को पाना चाहेंगे तो। बताइएगा, और कोई सवाल है राहुल आपका? नहीं और कोई सवाल। ऑल द बेस्ट। श्यामलाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं श्यामलाल जी? मैडम मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जम्मू से बात कर रहे हैं सर, बताइएगा आपने 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया हुआ है जहां पर आपने कुछ SIPs कुछ फंड्स में शुरू की है। आपने आदित्य बिरला PSU फंड लिया है, मोतीलाल का डिफेंस फंड लिया है, HDFC का भी डिफेंस, ICICI का मैन्युफैक्चरिंग और SBI PSU। सर, कोई खास वजह है आपने एकदम ही थीम और सेक्टर स्पेसिफिक अपना पोर्टफोलियो बना रखा है? कोई खास वजह है इसके पीछे? आपके पास फ्लेक्सी कैप भी है, निपॉन फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप है, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कितने की है सर? शायद मैम 35,000 की हुई है। और निपॉन और क्वांट में जो आपके पास फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप है, इसमें कितने की आपकी SIP चल रही है या लमसम है तीनों में? तो मैं एक्चुअली मैं अप्रैल 2024 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। आपका प्रोग्राम देखता हूँ, तो उस प्रोग्राम देखते हुए मैंने आपको पूछा था कि, और मेरे पास इस टाइम APS फंड है जो वो 15 लाख है। 15 लाख में से मैं 10 लाख विड्रॉल कर रहा हूँ, वो भी मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन कौन से फंड में लगाना। 15 लाख ना? 15 लाख में ठीक है। 10 लाख में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। 15 लाख में से 10 लाख, ठीक है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट श्यामलाल जी आपके 10 साल के लिए ही करना चाहते हैं, राइट? जी मैडम। ठीक है, ओके। हेमंत जी, आपके पास मैं आती हूँ क्योंकि
बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है देखिए थीमेटिक फंड्स के ऊपर, मेरे ख्याल से वहां डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हालांकि उसके बाद इनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है, एक स्मॉल कैप और मिड कैप भी है, बट फिर भी एक मजबूती जो पोर्टफोलियो को चाहिए होती है, जो कि मेरे ख्याल से आपको अच्छे खासे लार्ज कैप में निवेश करके आती है, वो यहाँ पर मिसिंग है। तो क्या ऐड करना चाहिए? और थीमेटिक में भी थोड़े से ओवर डिवर्सिफाइड हैं ये, डिफेंस वगैरह में मुझे लगता है, पीएसयू में भी, पीएसयू बास्केट में भी ओवर डिवर्सिफाइड है। और क्योंकि अब ये अगर आप इनको रेकमेंड करते हैं कोई लार्ज कैप, तो ऑटोमेटिकली इस तरह का निवेश उनको वहां भी करने को मिल जाएगा इस तरह की थीम्स में। बताइएगा कैसे सुधारेंगे इनके पोर्टफोलियो को? देखिए कविता, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इनका समय जो है वो 10 साल है इनके पास, और अभी 2024 में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। तो अच्छी बात यह है कि अभी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत की है, तो इसमें जो भी इनको करेक्शन करनी है, जो भी बदलाव करने हैं, वो मुझे लगता है वो सही समय है, ताकि इनको काफी लंबा समय मिलेगा बदलाव करने के बाद भी अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से ग्रो करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 2500 की जो SIP वो कर रहे हैं, वो 5 सेक्टर और थीमेटिक फंड है, मेनली पीएसयू और डिफेंस फंड। देखिए हमने देखा है कि ये दोनों के दोनों जो सेक्टर्स हैं, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट हमने ये भी देखा है कि इसमें पिछले कुछ समय से काफी करेक्शन चल रही है। और यही एक इशू होता है हमेशा सेक्टर थीमेटिक फंड में, कि ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं कि जहाँ पे प्रोलॉन्ग पीरियड्स हो सकते हैं इनफैक्ट, कि जहाँ पे या तो फंड अंडर परफॉर्म करे या काफी ज्यादा गिरावट आए। और इसलिए हमेशा हमारा ये मानना है कि जो नए निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको इन थीम्स या सेक्टर से दूर रहना चाहिए। ये बात सही है कि एज ए कैटेगरी इनमें पोटेंशियल रहता है कि जो नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड फंड से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके जो अटेंडेंट रिस्क है, प्रोज एंड कॉन्स है, वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे उन्होंने कहा, अभी इन्होंने शुरुआत की अपनी इन्वेस्टमेंट की, इन 5 फंड में वो अपनी SIP को डिसकंटिन्यू करें। 3 फंड जो उन्होंने कहा है इनके पास है, निपॉन फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तीनों जो मार्केट सेगमेंट है, लार्ज, मिड और स्मॉल, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में मेजॉरिटी पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है, तो वो जो जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन आपको चाहिए, जिस तरह का एक्सपोजर आपको तीनों सेगमेंट में चाहिए, वो उनको उन तीनों फंड से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो उनका कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए। अपने बदलाव करके इन्हीं फंड्स के अंदर आप पैसा लगाइए। अगर आपको कोई और फंड अगर इंक्लूड करना है, तो मे बी या तो एक लार्ज एंड मिड या तो एक मल्टी कैप फंड, इन दोनों में से एक कीजिए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि जो करंट साइज है इनके पोर्टफोलियो का, उसमें ये 3 फंड बिल्कुल सही है। उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है 5 थीमेटिक सेक्टर फंड में अपनी SIP बंद करके, इनके अंदर आप एलोकेट कीजिए। मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि एक तो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, और हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो कोशिश कीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप समझते हैं, आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो कुछ लिमिट तक अपने सेक्टर या थीमेटिक फंड्स को इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब शुरुआत में करते हो, आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी घबराहट पैदा करता है एज एन इन्वेस्टर, उसको आप अवॉइड कीजिए। तो बाकी 3 फंड अच्छे हैं, उन्हीं में आप अपनी SIP कीजिए। आई थिंक उनके टाइम होराइजन के हिसाब से वो बिल्कुल सूटेबल कॉम्बिनेशन है। चलिए, मेरे ख्याल से काफी विस्तार से श्यामलाल जी को आपने सलाह दे दी है, और जो जरूरी बदलाव है वो उनको करने चाहिए, साथ ही साथ उनका जो ओवरऑल कॉर्पस है वो भी बढ़े, और उसमें जोखिम जो है थोड़ा सा वो कम हो जाए। श्यामलाल जी, क्या आपको सलाह समझ में आ गई है? मैं समझ आ गई। मैं 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 10 लाख, वो मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ, तो मैं पूछ लेती हूँ, वो एक छूट गया। बिल्कुल हेमंत सर, इसी फंड मिक्स में करने चाहिए 10 लाख रुपए जो निवेश करने हैं, और अगर इसी फंड पोर्टफोलियो में करना है तो चरणबद्ध तरीके से करना होगा, धीरे धीरे करके डालना होगा। तो कैसे डाले, जरा समझाइएगा प्रक्रिया। जी, आई थिंक देखिए, ये जो लमसम अमाउंट है इनके, अगर मैं करंट पोर्टफोलियो से अगर कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली डिस्प्रोपोर्शनेट है। जाहिर सी बात है कि ये कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, इवन दो मार्केट का प्रोस्पेक्ट कितना भी अच्छा लगे यहाँ से। बट अब पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ी, अनसर्टेनिटी थोड़ी है, तो ऑब्वियसली एक मुश्त रकम लगाना हो तो एक साथ में मत लगाइए आप। क्योंकि इनके पास 10 साल का समय है, तो मेरा ये मानना है कि 30-40% पैसा जो है वो एक मुश्त लगा सकते हैं एज ए लमसम। बाकी जो अगले 3 से 6 महीने में भी 6 महीने में वो आप STP से इन्वेस्ट कीजिए। 3 फंड जो मैंने कहा आपके बिल्कुल सुटेबल है, इवन लमसम के लिए भी। अगर आप चाहें, क्योंकि बड़ी रकम आप
अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक फंड जैसे मैंने कहा था, तो लार्ज एंड मिड में आप चाहें तो HDFC लार्ज एंड मिड देख सकते हैं। अगर आप मल्टी कैप में चाहें तो कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं। एक फंड अगर आप चाहें तो और शामिल कर सकते हैं, ताकि 4 फंड्स के अंदर ये कॉर्पस जो डिवाइड हो और उसी में SIP चले, तो जहाँ पे एवरेजिंग का भी आपको फायदा होगा। तो डेफिनेटली अच्छा आइडिया है 10 साल के लिए लमसम लगाना, लेकिन एक लेवल पे पूरा पैसा आप कमिट मत कीजिए। चलिए श्याम जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और राजू हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। ओके, आपने पोर्टफोलियो जो बना रखा है वो अच्छे खासे समय के लिए, अच्छे खासे अमाउंट के लिए बना रखा है। 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है। कितना समय देंगे आप इस पूरे इन्वेस्टमेंट होराइजन, इस पोर्टफोलियो को? मैम 12 से 13 साल मेरा टारगेट है मैम, लेकिन इसमें मेरा छोटा सा पॉइंट ये है मैम कि मेरे को ना मेरे बच्चे के लिए तो 2031 में कुछ एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए मैम। ठीक है, 2031 में। हाँ जी मैम, बाकी तो रिटायरमेंट को बाद में हो जाएगा, लेकिन टारगेट जी। तो 2031 में आपको कितना चाहिए था? मैम राउंड अबाउट मेरे को 1 के आसपास चाहिए मैम। 1 CR? ओके। हाँ जी मैम। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा पाएंगे अभी? मैम अभी 30 के अभी चल रहे हैं और मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब 40 तक। ठीक है, और अभी अभी शुरू किया है ना, इसी साल आप कह रहे हैं आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। हेमंत जी, एक बार फिर से सारे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स पोर्टफोलियो में, और हालांकि ये गोल ऐड हो गया है 2031 में 1 CR, तो 40 के बढ़ा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर चलें तो कितना रफली एक्यूमुलेट कर पाएंगे 2031 तक? देखिए, अभी भी जो इनको रकम की जरूरत है, उन्होंने कहा कि एजुकेशन के लिए वो अभी भी 7 साल है उसमें। तो जैसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो फंड्स हैं वो काफी अच्छे फंड्स हैं, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे उन्होंने कहा कि 30,000 है और भी बढ़ा सकते हैं, तो कोशिश करें। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप अपने जो गोल्स हैं उनको अलग अलग कीजिए। आप कभी कभी क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा पहले कि 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, वो पूल जब आप बनाते हैं तो थोड़ा सा वो ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हो सकता है आपकी एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट भी उससे बदल जाए। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी इनके पास समय है कि ये थोड़े गोल्स को अलग अलग कर दें। जैसे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की जरूरत है, उसके बाद जो भी पैसा है वो उनके रिटायरमेंट के लिए लगेगा, जिसमें ऑब्वियसली समय है उनके पास। तो जितनी पहले तो ये देखेंगे कितना रकम वो बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना था कि जो एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी उनकी, उससे करीब करीब 15 साल में करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना सकते थे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 करोड़ की है, और ये पैसा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट को 30,000 किया है। अगर मान लीजिए और 10-12 हजार पे बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली उसके नजदीक तक पहुंच पाएंगे। बट जैसा मैंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, एजुकेशन के लिए जैसा उन्होंने कहा 1 करोड़ चाहिए, वो दोनों को सेग्रीगेट करने की जरूरत है, ताकि हम उसको सही तरीके से एनालाइज कर सकें कि कितना पैसा किस गोल के लिए रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से उसको ट्रैक किया जाए। तो बट ब्रॉडली आई थिंक पॉसिबल होना चाहिए, बट मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि वो अपने रिटायरमेंट गोल में कंप्रोमाइज करें। तो उनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है रिटायरमेंट के टाइम, और कितना समय है उनके पास, वो अगर थोड़ा सेग्रीगेट करें तो मुझे लगता है वो दोनों गोल्स के लिए सही होगा, उसको ट्रैक करने के लिए, और वो सही तरीके से जैसा पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो बन पाए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आपको अपने फंड मिक्स में करने की सलाह दी जा रही है। टाइम होराइजन आपने अभी हमें बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा जैसे आपसे मुमकिन हो सके। राजू, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेमंत जी को? मैम मेरा ये सवाल था कि मेरा रिटायरमेंट का टारगेट 30 में है, और अभी मेरे को क्या, अगर मैं इसमें अमाउंट बढ़ाता हूँ तो लार्ज कैप में इंक्लूड करूँ इसमें, या फिर कौन से फंड में मेरे को HDFC लार्ज एंड मिड कैप आपको एक रेकमेंड किया जा रहा है कंसिडर करने के लिए। ठीक है मैम। और परसेंटेज अमाउंट में क्या रहता है उसमें जी? कितना इनको निवेश करना पड़ेगा, क्या ज्यादा निवेश करें हेमंत सर? देखिए, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जैसे रिक्वायरमेंट है अभी एकदम से, अगर जैसे उन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत है, बट मुझे लगता है 2 तरीके हैं। शायद मेरे हिसाब से ब्रॉडली 10-12 हजार रुपए की SIP बढ़ाएंगे तो शायद डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। ऑल द बेस्ट राजू।
ऑलराइट, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और ब्रेक के उस पार हमें खास पेशकश लेके आ रहे हैं, क्योंकि सोने में आपको निवेश करना है और सोने में निवेश को लेकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं और 8 साल पूरे होने बाकी हैं तो कैसे बीच में से ही आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमाई तो हो ही रही होगी जिस तरह से हमने कीमतों को जाता हुआ देखा है। तो उस कमाई को वसूलने के लिए यानी मुनाफा वसूली करने का तरीका सरकार ने जो है वो बता दिया है, और कैसे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बीच में से ही पैसे निकाल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, मुनाफा बांध सकते हैं, इसकी पूरी रणनीति प्रक्रिया समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। राइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब बारी आपके सोने के निवेश पर बात करने की, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब आपके पास मुनाफा वसूली करने का मौका जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत जसूरी हमारे साथ मेहमान के तौर पे आज जुड़े हुए हैं, और हेमंत जी, जहां तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात है, 8 साल का लॉक इन और 5 साल के बाद हालांकि निवेश निकालने का आपके पास एक मौका रहता है, बनता है। अब जो हाल ही में गाइडलाइन नोटिफिकेशन आई है सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मुनाफे वसूली करने को लेकर, वो क्या कहती हैं? 5 साल के बाद निवेश शुरू होने के 5 साल के बाद आप निकाल पाएंगे पैसा, और अगर ऐसा है तो किस तरह से आप निकालें, और क्या 5 साल के पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में? देखिए कविता, ये जो आरबीआई ने जो कैलेंडर रिलीज किया 23 अगस्त को, कि बेसिकली इसमें 30 सीरीज हैं जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, और ये जो ओरिजिनल टर्म्स है एलजीपी इशू करने के टाइम, उसी के तहत ये जो कैलेंडर जो है वो रिलीज किया गया है। बेसिकली इसमें ये है कि जो हमारी जो टर्म होती है एलजीपी की वो 8 साल है, लेकिन उसमें प्रोविजन रहता है कि 5 साल के बाद आप हर 6 महीने में एक बार आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप चाहें तो प्री मैच्योर रिडम्पशन आप कर सकते हैं, और ये हर 6 महीने में जो आपकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उसकी डेट से कोइंसाइड करती है। तो अभी जो पूरा कैलेंडर जो रिलीज किया गया है वो कवर करता है, जैसे मैंने कहा 30 सीरीज में कवर होती हैं, वो 2017 मई से और मार्च 2020 तक की जो ट्रांचेस हैं एचईपी की, उनके बारे में उनकी जो विंडो है, आपको यूजुअली जो 21 डेज की विंडो रहती है प्री मैच्योर विड्रॉल की, प्री मैच्योर रिडम्पशन की, उसको जो आरबीआई ने रिलीज किया है, तो उसके हिसाब से जो पहली विंडो जो खुलेगी वो अक्टूबर 12 से 2 नवंबर तक होगी, और जो भी इसमें ऑप्ट करेंगे उनको 10 दिन के बाद वो पैसा जो है उनके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो ओरिजिनल टर्म्स है उसमें ये प्रोविजन है कि 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में आपके पास ये ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, ये डेट जो है कोइंसाइड करती है इंटरेस्ट पेमेंट से, तो इंटरेस्ट पेमेंट से पहले आपको ये विंडो जो है मिलती है, जहां पे आप अगर आप चाहें तो ये पैसा आप प्री मैच्योरली रिडीम कर सकते हैं। ये मौका इसीलिए भी आपको दिया जा रहा है क्योंकि सोने में जिन लोगों को मुनाफा हो रहा हो, मुनाफा बांधने का बेहतरीन समय है। लेकिन अब टैक्स फ्री रिटर्न तो मैच्योरिटी तक ही मिलता है हेमंत सर, और साथ ही सालाना 2.5% ब्याज जो मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हुए हैं। ये भी क्या मिलेगा अगर आप 8 साल तक नहीं रुकते हैं और 5 साल के बाद निकाल लेते हैं तो? नहीं, देखिए एक बार आप अगर वहां से निकल गए तो फिर आपको वो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी मिलेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 2.5% का इंटरेस्ट है जो मिलता है आपको हाफ ईयरली बेसिस पे, वो ऑब्वियसली टैक्सेबल है। आपने एक बार सवाल पूछा था कि 5 साल से पहले निकलना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है। देखिए, ये जो एसजीपी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो उससे पहले सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको लगता है कि आपको जो प्राइस मिल रहा है आप उससे खुश हैं, या आपको लगता है कि वो सही प्राइस है, आप उससे निकलना चाहे, आपको जरूरत हो तो भी आप निकल सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से ये हमेशा प्रोविजन है कि 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, वो एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से अगर आप प्री मैच्योर रिडम्पशन भी करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है, और अगर आप 8 साल की बात करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है। तो जब आप ट्रांसफर करते हैं तब वो एज ए कैपिटल गेन उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगेन एज एन इन्वेस्टर वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ये जो पैसा आपका जो पहले का इन्वेस्टमेंट है एसजीपी में, वो आप इस समय पे निकालना चाहते हो या नहीं निकालना चाहते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपकी इंटेंट थी कि आप 8 साल तक उसको होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी, और अगर आप आज डिसाइड करते हो कि आपको ये पैसा निकालना है तो उसका कारण सही होना चाहिए।
आपके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस कारण से, जैसा आपने कहा, एक कारण ये हो सकता है कि आप मुनाफा वसूली कर रहे हैं, बट अगेन उसमें आपको देखना होगा कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड में आगे क्या होगा। जैसे हमने देखा कि जैसे ही सरकार ने जब कस्टम ड्यूटी कम की तो हमने देखा कि करीब करीब 4-4,500 रुपए गोल्ड का भाव गिरा। लेकिन अगर हम करंट भाव देखें, क्योंकि एसजीबी में जो गोल्ड रहता है वो 24 कैरेट का रहता है, 999 प्योरिटी, तो वो अगर हम देखें तो तकरीबन वही भाव पे हैं हम जहां पे हम बजट से पहले थे। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है आप जो भी डिसीजन लें उसमें ये चीज जरूर कंसीडर करें कि आगे जाके आपको क्या लगता है गोल्ड की मूवमेंट, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में पहले क्या रोल प्ले कर रहा था और आगे जाके क्या रोल प्ले करना था। और राइट, एक चीज जो हेमंत सर मुझे समझनी है आपसे, क्योंकि फरवरी के बाद से हमने एसजीबी की कोई भी किस्त आती हुई नहीं देखी है। इस साल की मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास किस्त आई थी, लेकिन अब अगर किसी को सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे खरीदा जा सकता है? और क्योंकि जब भी एसजीबी आता था तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिलता था रिटेल निवेशकों को, लेकिन अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हैं तो किस तरह का आपको कॉस्ट पड़ेगा? जो करंट मार्केट वैल्यू है क्या उसी पर आपको कीमतें चुकानी होगी? जरा समझाइएगा, क्योंकि फरवरी के बाद से हमने कोई ट्रांच आता हुआ देखा नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं और विकल्प है सेकेंडरी बाजार का, तो क्या खरीद लें और कैसे खरीदें? ये कविता, दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इस साल में जो एक ही ट्रांच आई वो फरवरी में आई है, लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो बजट में करीब करीब गवर्नमेंट ने 18,500 करोड़, रफली अराउंड उतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया एसजीबी से। तो ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा कि वो कब आएगी और किस तरीके से आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये उनके लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। तो पहले इनफैक्ट जो इंटरिम बजट आया था उसमें प्रोविजन ज्यादा था, उसको कम करके 18,500 पे किया गया, क्योंकि बीच में एक ट्रांच आ भी गई थी। तो क्लियरली ये देखना होगा कि वाकई में गवर्नमेंट उसको लेके आती है कि नहीं लेके आती है और किस समय पे लेके आती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका जो मैकेनिज्म है फिक्स करने का, वो होता है कि जब भी ये ट्रांच आती है उससे 3 दिन पहले का जो एवरेज होता है गोल्ड प्राइस, उस पे आपको मिलता है। अगर आप ऑनलाइन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको 50 का डिस्काउंट भी मिलता था पहले पे। तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा इस समय पे सरकार इसको लेके आती है। जहां तक सेकेंडरी मार्केट में खरीदने का सवाल है, क्योंकि ये लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके पास ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट होने की जरूरत है। जैसे आप नॉर्मल सिक्योरिटीज कोई भी आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हो, उसी सेम तरीके से आप अपने डीमैट के थ्रू खरीदोगे। प्राइसिंग में ऑब्वियसली इश्यूज हैं, कभी कभी लिक्विडिटी का भी इशू रहता है। अगर आपको बेचना हो वो क्वांटिटी, उसमें टेकर्स होने चाहिए और किस भाव पे आपको मिलता है, तो वो एक हमेशा इशू रहा है एसजीबी में। और इनफैक्ट काफी सारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे जहां पे जो प्राइस आपको मिलता है वो शायद वो प्राइस ना, कभी भी अगर आपको प्राइस लगे कि अट्रैक्टिव है तो क्या आपको वो क्वांटिटी मिलेगी कि नहीं, तो वो एक इशू है विच इज व्हाट आई थिंक वो आपको देखने की जरूरत है। बट जहां तक फ्रेश जो ट्रांच का सवाल है, विल हैव टू वेट एंड सी कि वाकई में सरकार इसको लेके आती है और कब लेके आती है और कितना बड़ा क्वांटम है। चलिए, तो यहाँ पर इंतजार अगर आपका है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी बाजार से आप खरीद सकते हैं, वरना आपके पास विकल्प के तौर पर गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं और गोल्ड फंड के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। बहरहाल ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, झटपट उनकी ओर हम रुक करते हैं। यूट्यूब से नंदन प्रसाद का हम सवाल लेंगे। और हेमंत सर पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप इनके पास है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, और रिटायर होने में अब इनको लगभग 11 साल है और ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो में रिस्क लेना, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और 1 करोड़ रुपए इनको दरअसल जमा करने हैं अपने इस पूरे इन्वेस्टमेंट में। और इन्हें समझना है कि क्या कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। यही सवाल है नंदन प्रसाद का, जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब के जरिए। हेमंत जी बताइए। देखिए कविता, थोड़ी सी कंट्राडिक्शंस है यहाँ पे, मुझे लगता है इनके जो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास मल्टी कैप फंड भी है, तो ऑब्वियसली एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, इक्विटी खुद से ऑब्वियसली इक्विटी एज एन एग्रेसिव एसेट क्लास है। कहीं ना कहीं आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में 2 रिस्क होते हैं, एक सेफ्टी ऑफ कैपिटल और जो यूजली शॉर्ट टर्म का एक रिस्क रहता है, बट लॉन्ग टर्म में
उससे बड़ा रिस्क होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। आई थिंक इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डाल के देखने की जरूरत है कि जो रिस्क है इक्विटी का वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी में पोटेंशियल रहता है कि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। तो अभी कभी भी निवेशक जब इक्विटी को एज रिस्क देखे तो हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे, उसको देखने की जरूरत है। इनके पोर्टफोलियो की बात करें, इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, वो बिल्कुल सही है, फ्लेक्सी कैप, और एक इनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। 11 साल का इनके पास समय है। मुझे लगता है कि 11 साल के लिए एज ए कैटेगरी ये अच्छी कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज, लेकिन 11 साल में ये बेहतर रिटर्न पा सकते हैं अगर एक अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड फंड जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड में जाए तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अगर मैं इनकी गोल की बात करूं, जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, इनके टाइम मैनेजमेंट को कंसिडर करूं 12% के रिटर्न, तो करीब करीब 75 लाख का कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका टारगेट जो है वो 1 करोड़ का। तो उसके लिए इनको थोड़ी सी एडिशनल एसआईपी करने की जरूरत है 7,000 की। अब वहां पे भी मैं चाहूंगा कि एक लार्ज एंड मिड फंड ले लें, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी में बनते हुए हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। समझ रहा हूं जो इनकी कंसर्न है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। अगर आप अपने रिस्क को बैलेंस आउट करना चाहते हो तो आई थिंक लार्ज एंड मिड कैप एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वहां पे इंडिया की टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो वो एक डिफाइंड यूनिवर्स है। तो वहां पे जैसा मैंने कहा एक बदलाव और एक पोर्टफोलियो जो एडिशनल 7,000 की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो शामिल कर सकते हैं। जब वो अपना प्रोसेस जो डिफाइंड इनका जो टाइम होराइजन है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। चलिए, श्याम कुमार हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार श्याम कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कॉल करने की। इनके पास निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, कोटक का स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, पारंपरिक का इंडेक्स है, और इन्हें रिटायरमेंट के लिए ही शायद अपना पोर्टफोलियो बनाया है। वैसे फोन लाइन पर है नहीं, वरना इनसे और पूछ सकते कितना समय ये रुकना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन निवेश राशि 15,000 की है। तो मेरे ख्याल से फंड मिक्स पर ही हम सलाह दे पाएंगे इनको, हेमंत सर। जी कविता सिंह, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है एसआईपी से, एक तो वो अच्छी बात है कि वो स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअस और एज ए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने की वो बहुत ही सही है। बट अगर हम इनके पोर्टफोलियो के ब्रेकअप को देखें यहाँ पे, तो 15,000 में से 6,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में। मुझे लगता है एज ए परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 40%, कुछ ज्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जो स्मॉल कैप कैटेगरी वो काफी हद तक अच्छा कंट्रीब्यूट आपके पोर्टफोलियो में कर सकती है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाएं। तो एक फंड रखें आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और दूसरा जो इनके पास जो स्मॉल कैप फंड है उसको अगर आप देखें यहाँ पे तो मे बी एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, कोटक मल्टी कैप, जो काफी अच्छा फंड है। उसके अलावा इनके पास 2 इंडेक्स फंड है जहाँ पे वो 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें से भी एक फंड को रखिए अपने पास, और दूसरा जो फंड है उसमें आप एक मिड कैप फंड लीजिए, क्योंकि मिड कैप जो है इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। तो वो एक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। और एक उनके पास फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट भी करें। और जैसा हमने रिकमेंड किया अभी कि एक मल्टी कैप फंड जैसे कोटक मल्टी कैप की हमने बात की, उसी में अगर ये 2,000 ऐड कर दें तो कुल मिला के 5,500 रुपए उनके उस फंड में इन्वेस्ट होंगे। तो कुछ बदलाव करें, डेफिनेटली मुझे लगता है वो उनको मदद करेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और हमने ये भी कोशिश की है कि इस पोर्टफोलियो में जो तीनों सेगमेंट का जो एक्सपोजर है उसमें एक अच्छा बैलेंस हो जाए। ये तो बहुत जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को ये रीअलाइन करें, और क्योंकि इनका स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा निवेश है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश या बैलेंस आउट करने की कोशिश, जिस पर आपने उनको सलाह दी है। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि श्याम कुमार को सलाह समझ में आ गई हो और जो बदलाव बोले हैं वो जरूर ये करें। ऋषि महाजन का हम सवाल लेंगे, इन्होंने भी यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है। और हेमंत सर, इनका सवाल इनके 2 बेटों के लिए है, एक की उम्र 11 साल और एक की उम्र 8 साल की है, और अपने बेटों के बेहतर भविष्य के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 3-3 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट दोनों के नाम पर। तो मैं सोच के चल रही हूँ कि 6,000 रुपए ये निवेश करेंगे। और बहुत अच्छी बात इन्होंने अपने सवाल में लिखी वो ये भी है कि बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, सो दैट
खुद अगर निवेश तोड़ने की बात आए तो कम से कम बच्चों के पैसे ये जो है वो नहीं छुएंगे, निवेश वो नहीं तोड़ेंगे। माइंडसेट के लिहाज से मेरे ख्याल से चीजें बहुत काम करती हैं जब आप बच्चों के नाम पर निवेश करते हैं। लेकिन अब ये कैसे किया जाए? क्या आप बच्चों के नाम पर SIP कर सकते हैं खुद पेरेंट्स या गार्जियन बनकर? क्या इस तरह का खाता खोला जा सकता है? एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कुछ इसके अंदर। एक तो उन्होंने जैसा कहा कि बच्चों के लिए वो एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छा है। और क्योंकि अगर हम उनकी हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक हमेशा बड़ा कॉर्पस लगता है। हमें पता है कि एजुकेशन इंस्पिरेशन कहीं ज्यादा है, तो जितना जल्दी आप शुरुआत करें उतना अच्छा है, ताकि आप छोटी रकम से एक बड़ा कॉर्पस बना पाए। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा कि वो इस प्रोसेस में अगर अपने बच्चों को शामिल करें कि देखिए किस तरीके से हो सकता है वो इस स्टेज में बहुत ज्यादा समझ ना पाए, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है, किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो मे बी लेटर ऑन जब उनके पास खुद पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो थोड़ी सी फेमिलियरिटी होगी उनको कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में तालमेल करने की जरूरत है। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए। मे बी 2 कैटेगरीज जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की। मल्टी कैप, क्योंकि इसमें तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है मिनिमम 25%, और बाकी जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। और दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जहां पे मिनिमम 35% लार्ज और मिड में जाता है, बाकी 30% फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की थी शो में, कि बहुत ज्यादा एग्रेशन आपके पोर्टफोलियो में नहीं आती है। तो वहां पे मेरा ये मानना है कि अगर ये 2 मल्टी कैप फंड देखें, जैसे एक 3-3 हजार रुपए दोनों बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 फंड रखिए, कभी भी पूरा पैसा एक फंड में मत लगाइए। एक मल्टी कैप फंड कोटक मल्टी कैप हो सकता है, दूसरा निपॉन मल्टी कैप हो सकता है, और फिर लार्ज एंड मिड की अगर हम बात करें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो ये जो फंड है उनको आप अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जैसा आपने पूछा कि क्या वो बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। आप अकाउंट भी खोल सकते हैं अंडर गार्डियनशिप, और इन्वेस्टमेंट भी अंडर गार्डियनशिप आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो इनकी जो सोच है कि अगर बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कम से कम उस पैसे को निकालेंगे नहीं, आई थिंक यही आइडिया है जब हम हमेशा प्रोपेगेट करते हैं कि आप वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बनाइए, ताकि आप बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदने के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जो भी आपका गोल हो, उनके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो कभी भी आपको टेम्पटेशन हो कि उसको बंद करके उसमें कुछ बदलाव करें या कुछ और सोचें, तो आप कई बार सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका खुद का फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर वो आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसिप्लिन बना रहता है, ट्रैकिंग करना आसान है, और फिर जो कमिटमेंट है आपकी टाइम होराइजन की वो हमेशा बनी रहती है। मेरे ख्याल से इस तरह के तमाम नुस्खे और जवाब हम अपने शो पर लेकर आते हैं हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हेमंत सर आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको सलाह दी उनके निवेश पोर्टफोलियो पर। हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार अब क्योंकि यूएस में ब्याज दरें घटने के जो आसार हैं वो प्रबल हो चुके हैं, ऐसे में तैयारी करके रखनी होगी, भले ही इक्विटी में निवेश कर रहे हो या डेट के लिए कोई रणनीति आपको बनानी हो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, मिहिर वोरा और दीपक अग्रवाल, और दोनों मिलकर इक्विटी और डेट के पोर्टफोलियो की प्लानिंग में आपकी सहायता करेंगे। विस्तार से पूरी चर्चा होगी, बिल्कुल बारीकी आसान भाषा से इस रेट कट के फायदे आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।